हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेट पीसेस सक्सेस। और इससे पहले वाला जो हमने सीरीज़ की है वो था एंशियंट हिस्ट्री का सुपर फास्ट रिवीजन। और आज हम करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री का। मतलब कि ये मान लीजिए कि आप आधे से 1 घंटे के अंदर आप एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री दोनों ही रिवाइज कर सकते हैं इन वीडियोज़ के थ्रू। और इन वीडियोज़ में है क्या, तो इसमें जितने भी PYQs आए हुए हैं बिहार पीसेस में 1992 से अभी तक, वो हर एक इसमें क्वेश्चन जो है फैक्ट वाइज जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप इन वीडियोस को देखें ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करे। तो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला है कि मुकद्दम और चौधरी डेजिग्नेशन किसके लिए यूज़ होती थी? तो ये विलेज हेडमैन के लिए यूज़ होती थी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग को ये सब क्वेश्चंस आते होंगे, बट फिर भी अगर आप एक बार इसको देखे रहेंगे तो तुरंत रिकॉल कर पाएंगे। आप एक्टिव रिकॉल के लिए अगर आप इस वीडियो को 1-2 बार देखते हैं तो आपको हेल्प करेगी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है नगलापुरम। नगलापुरम जो टाउन था विजयनगर के बाद, उसको के पास में उसे फाउंड किसने किया था? तो कृष्णदेव राय ने इस टाउन को जो है फाउंड किया था। इसका नाम है नगलापुरम। तो नगलापुरम विजयनगर के पास किसने फाउंड किया? तो इसको कृष्णदेव राय ने किया था। अब जो थर्ड है तबाकत ई अकबरी, जो ये बुक है तबाकत ई अकबरी, इसको लिखा किसने? इसको लिखा है निज़ामुद्दीन अहमद। और इसकी जो दूसरी जो ख़ास बात है इस बुक की, कि जो अबुल फजल की जो बुक है आइन अकबरी, उससे ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह की बात करते हैं। तो इसका नाम है तबाकत ई अकबरी, इसको लिखा है निज़ामुद्दीन अहमद ने। फिर उसके बाद से है पानीपत बैटल्स। पानीपत बैटल्स जो है 2-3 बार पूछा है PYQs में, तो इसको हम एक साथ ही यहाँ पढ़ लेते हैं। जो फर्स्ट बैटल था वो 1526 में हुआ था। किससे इसके बीच में हुआ? कि हुआ था बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में। अच्छा, अब इसमें विनर कौन रहा था, कौन जीता था? तो बाबर इसमें जीता था, विक्ट्री। फिर उसका जो दूसरा है बैटल 1556 में हुआ, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। इसमें किसके बीच में हुआ? ये हुआ अकबर एंड हेमू के बीच में। अकबर के जो रेजेंट थे, मतलब कि एक तरीके से जो कमांडर इन चीफ थे बैरम खां, उन्होंने लड़ाई की थी इसमें ऑन बिहाफ ऑफ अकबर, और उसमें अकबर की जीत हुई थी। और जो थर्ड वाला जो बैटल है जो 1761 में हुआ, उसमें ये लड़ाई हुई थी मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच में, और इसमें विक्टोरियस रहा था अहमद शाह अब्दाली। और एक तरीके से यही कहते हैं कि जो मराठास का जो डिक्लाइन था वो यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर मराठास जो थे वो उठ नहीं पाए, ऑल्दो उन्होंने एंग्लो मराठा वॉर जो थी वो लड़ी, बट फिर उनका डिक्लाइन शुरू हो गया था। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो हमारा अगला जो पॉइंट है वो है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था महाराणा प्रताप एंड अकबर के बीच में हुआ था। और इसके बारे में जो आगे फैक्ट्स हैं वो हम आगे देखेंगे। यहाँ बस आप इतना देख लीजिए कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है वो महाराणा प्रताप और अकबर के बारे में हुआ था, के बीच में हुआ था। फिर अगला है कि मुस्लिम रूलर, जो कि दार उल इस्लाम का पार्ट था। तो अब मतलब सुल्तान होना चाहिए यहाँ पे, तो अगर सुल्तान रहेगा तो ज़्यादा थोड़ा सा स्पेसिफिक हो रहता कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जो कि दारुल इस्लाम का पार्ट था। तो उसका नाम था इल्तुतमिश। इसका मतलब क्या हुआ कि जो खलीफा हुआ करता था बगदाद का, है ना, तो उसके अंदर में सल्तनत जो थी दिल्ली सल्तनत, उसको इंक्लूड किया गया, उसका एक पार्ट बना, जिसकी वजह से उसको नाम पड़ा दारुल इस्लाम। तो दारुल इस्लाम का कौन पार्ट था? तो वो था इल्तुतमिश। फिर अगला है कि जो तुगरिल खान कौन था? तो इसने रिवोल्ट किया था बलबन के समय पे। बलबन का जो रेन था उसके समय पे जो है वो तुगरिल खान ने रिवोल्ट किया था। ये एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तुगरिल खान ने कब रिवोल्ट किया? तो इसने बलबन के समय पे रिवोल्ट किया था। ये नाम याद रखिएगा, तुगरिल खान। फिर अगला है फर्स्ट मुगल रूलर, क्या? हु फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश। तो पहला ऐसा मुगल शासक जो कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की जिसने, तो वो था औरंगजेब। आई होप ये आपको याद रहेगा कि औरंगजेब जो था उसने अंग्रेजों के खिलाफ जो है सबसे पहली बार पहला मुगल रूलर जिसने लड़ाई की थी। फिर अगला है कि चोला जो डायनेस्टी थी, चोल जो साम्राज्य था, उसको फाउंड किसने किया? स्थापना की थी उसकी विजयालय ने। कब की थी? 9th सेंचुरी। अच्छा, अब इसकी जो स्थापना हुई उससे पहले यहाँ पे कौन सा शासक वो था, किस डायनेस्टी का? तो वो थे पल्लवास। पल्लव जो थे, पल्लव के बीच में बाद में कौन आए? तो आए चोल आए। और चोल को किसने
किया फाउंड? तो किया विजयालय ने 9th सेंचुरी में। फिर अगला है कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड बाय, कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। बट अगर मैं ये पूछ ले कि बनवाया किसने, शुरू किसने करवाया था, तो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके नाम पे? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम से एक सेंट थे जिनके नाम पे उसने कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया था, बट उसकी बीच में डेथ हो गई, तो जिसको फिर कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने। फिर अगला है फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर को फाउंड किसने किया? तो 2 भाई थे, हरिहर एंड बुक्का, उन्होंने फाउंड किया था विजयनगर एम्पायर को। फिर अगला है कि ड्यूरिंग विच मुगल एम्परर सर थॉमस रॉय, सर थॉमस रॉय जो है भारत आए थे किस मुगल शासक के समय पे? तो वो थे जहांगीर। और कब आए थे ये? तो आए थे 1615 AD में। अच्छा, तो इससे पहले विलियम हॉकिंस आए थे 1608 में, और वो भी इसीलिए आए थे ताकि जो ट्रेड कंसेशंस मिल सकें, बट वो मिल नहीं पाए थे। फिर बाद में जो है सर थॉमस रॉय आए थे 1615 में, और दोनों लोग जो है जहांगीर के कोर्ट में ही आए थे। अब हम अगले पॉइंट पर अपने चलते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है आईन अकबरी। इससे पहले हमने अभी देखी थी तबाक़त अकबरी, तो वो किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी निज़ामुद्दीन अहमद ने। और ये किसने लिखी है? तो ये है अबुल फजल का, जिसके हमने अभी पहले बात भी की थी, डिस्कस भी किया था कि इससे ज़्यादा जो है जो दूसरी वाली बुक अभी मैंने बताई उसका डिस्कशन होता है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। फिर अगला है शेर शाह का जो टूम है, मकबरा जो है वो कहाँ पे है? तो वो है सासाराम, बिहार में जगह है सासाराम, वहाँ पे उसका टूम बना हुआ है। फिर है विच दिल्ली सुल्तान अडॉप्टेड ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। तो ब्लड और आयरन की जो पॉलिसी थी वो किसने अपनाई? तो वो था बलबन। बलबन ने क्या किया? किसने ब्लड और आयरन की जो पॉलिसी है वो अपनाई। अच्छा, बलबन किस उसका था? तो सल्तनत में किस पार्ट में आता था? स्लेव डायनेस्टी, जो डायनेस्टी थी इसकी वो था गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का शासक था बलबन। तो इसने क्या शुरू किया? तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी इसने शुरू की थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मेडिवल इंडियन एम्पायर फेमस फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जैसे कि अभी हम पंचायती राज देख पाते हैं कि जो ग्राउंड लेवल पे काम करती है, विलेज लेवल पे, तो ऐसे ही उस समय पे जो साम्राज्य सबसे ज़्यादा फेमस था वो था चोल। चोल जो साम्राज्य था वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। फिर अगला है पित्रादुरा। पित्रादुरा क्या चीज़ है? तो पित्रादुरा है डेकोरेशन। जो आपने देखा होगा कई जगह पे कि जो वॉल होता है ना, वॉल के ऊपर जैसे सपोज ये वॉल है तो इस पर छोटे छोटे पीसेज होते हैं पत्थर के, सेमी प्रीशियस स्टोन्स होते हैं अलग अलग कलर के, उनसे कुछ डिज़ाइन बनाए जाते हैं, तो उसको हम उस डिज़ाइन को कहते हैं पित्रादुरा। आई होप आपको ये याद रहेगा। पित्रादुरा तो ये जनरली कहाँ ज़्यादा देखा जाता था? तो ये जो जितनी भी बिल्डिंग्स मुगल्स ने बनवाई हैं तो वहाँ पे पित्रादुरा का जो यूज़ हुआ है बहुत ज़्यादा हुआ। फिर अगला जो पॉइंट है वो है मुगल रूल एस्टैब्लिश्ड, ये रूलर होना चाहिए यहाँ पे। तो मुगल शासक जिसने कि कारखाना किसके लिए? पेंटिंग के लिए स्टार्ट किए थे, एस्टैब्लिश किए थे, तो वो था अकबर। तो अकबर ने क्या किया था कि पेंटिंग्स के लिए कारखाना, मतलब एक तरीके से जहाँ पे सिखाई जाएंगी, जहाँ पे वो लोग रहेंगे, वो जो चीज़ें थी वो अकबर ने स्टार्ट की थी। मुगल पेंटिंग रीच्ड इस जेनिथ, एकदम टॉप पे किसके समय पे पहुंची? तो वो थे जहांगीर। जहांगीर के समय पे जो है पेंटिंग जो है एकदम जेनिथ पे थी, एकदम अपने पीक पे थी। फिर वो अगला है कि वाई वॉज मनसबदारी इंट्रोड्यूस। मनसबदारी इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? ताकि आर्मी में जो रिक्रूटमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो सके। तो मनसबदारी में होता क्या था? तो इसमें जो है रैंक्स दी जाती थी, है ना, अकॉर्डिंग टू द हॉर्सेज, कितने घोड़े किसके पास हैं उनके बेसिस पे उनको रैंक मिलती थी। तो इसी को हम कहते हैं मनसबदारी। और था किस लिए? ताकि आर्मी में जो रिक्रूटमेंट है वो आसानी से हो सके और स्ट्रीमलाइन हो सके। फिर अगला जो पॉइंट है वो है हु एस्टैब्लिश्ड अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान जो है 8 एक तरीके से इम्पॉर्टेंट पीपल, इम्पॉर्टेंट रैंक्स, तो वो किसने एस्टैब्लिश किया था? तो वो शिवाजी ने किया था। फिर अगला है विच सुल्तान डिमांडेड हाफ द क्रॉप्स ऑन लैंड आफ्टर मेजरमेंट एज रेवेन्यू। तो कर के रूप में, रेवेन्यू के रूप में आधा जो भी फसल था वो डिमांड किस सुल्तान ने किया? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी ने। जैसे कि हमने एंशेंट वाले पार्ट में देखा था कि उस समय पे कितना रेवेन्यू चलता था? तो 1/6 चलता था लैंड रेवेन्यू। तो यहाँ पे कितना उसने डिमांड किया? तो उसने 50% ही डिमांड कर लिए। फिर अगला है शेख बहाउद्दीन ज़करिया। तो जो शेख बहाउद्दीन ज़करिया हैं ये किस सेक्ट से, किस ग्रुप से बिलोंग करते थे? अगर हम सूफ़ी में बात करें तो सुहरावर्दी जो है सिलसिला था, उससे बहाउद्दीन ज़करिया जो है बिलोंग करते थे।
फिर अगला पॉइंट है वो है विच सुल्तान नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर के अकबर के रूप में किस सुल्तान को जानते हैं, तो उनका नाम है सुल्तान जैनुल अबिदीन। तो जैनुल अबिदीन को किस नाम से जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है अकबर ऑफ कश्मीर से। फिर अगला जो पॉइंट है वो है थ्योरी ऑफ किंगशिप। किंगशिप की जो है थ्योरी है वो किसने दी, तो वो दी है बलबन ने। किंगशिप का मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो चीज़ होगी वो पहली बात तो राजा के थ्रू ही होगी, राजा का जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा ऊपर कर दिया गया, तो ये ऐसा मान लिया गया कि नेक्स्ट टू गॉड जो है वो किंग ही है। और उसके बाद से बलबन ने ही कहा कि किंगशिप नोज नो किंगशिप। तो किंगशिप मतलब कि परिवार के लोग, उन मतलब जो किंगशिप अगर कोई राजा बन गया तो उसके सामने फिर कोई परिवारवाद ये सब कोई चीज़ नहीं है। और इसी ने जो है ब्लड एंड आयरन की जो पॉलिसी थी उसको भी फॉलो किया था। फिर अगला पॉइंट है पेपर केम टू बी यूज इन इंडिया। भारत में जो है पेपर का यूज़ होना कब से शुरू हुआ, तो हुआ था 12वीं शताब्दी से, 12th सेंचुरी से। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यूरोपियन पेंटिंग्स इंट्रोड्यूस इन द कोर्ट ऑफ, किसके कोर्ट में शुरू हुआ था यूरोपियन पेंटिंग, तो वो थे अकबर। अकबर ने क्या किया था, पेंटिंग के लिए कारखाने भी इस्टेब्लिश किए थे। फिर उसके बाद से EIC जो था, जो इंग्लैंड में जो बना, उस समय में भारत में राज कौन कर रहा था, तो उस समय थे मुगल्स पहली बात तो, और मुगल्स में भी अकबर। अकबर के समय पे ही EIC का फॉर्मेशन हुआ था इंग्लैंड में 1600 में। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है दीवानी अर्ज। तो दीवानी अर्ज किसे कहते थे, तो इट वाज रिलेटेड टू डिफेंस। तो डिफेंस से रिलेटेड क्या था, नाम था उसका दीवानी अर्ज। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम। तो जो बहमनी जो साम्राज्य था उसका फाउंड किसने किया था, तो किया था अलाउद्दीन हसन। इसका पूरा जो नाम है वो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इसको हम हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं। तो इसने क्या किया था, बहमनी किंगडम को फाउंड किया था। फिर अगला जो पॉइंट है वो है ड्यूरिंग हुज रेन, किसके समय पर अब्दुल रज़ाक जो है वो भारत आए थे। अब्दुल रज़ाक एक ट्रैवलर था, तो किसके समय पे आया था, तो आया था देवराय टू। देवराय टू कौन है, ये विजयनगर किंगडम के अंदर एक शासक है जिनके समय पर जो है, तो अब इसमें ऐसे भी पूछ सकता है कि अब्दुल रज़ाक कब आया था, उस समय रूल कौन सी किंगडम डायनेस्टी कर रही थी, तो थी विजयनगर। किसके समय अगर हम रूलर का नाम पूछ लें तो कौन है वो, तो है देवराय टू। आप यहाँ पे कंफ्यूज होकर कृष्ण देव राय ना लगाएं, क्योंकि ऑल दो कृष्ण देव राय जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर हैं, बट उनके अलावा भी और भी जो रूलर्स हैं विजयनगर किंगडम के, उनका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप इसको याद रखिएगा, देवराय टू के समय पे जो अब्दुल रज़ाक इंडिया आया था। फिर अगला है जसवंत एंड दसावन। ये दो पेंटर थे, तो ये किसके कोर्ट में थे, ये थे अकबर की कोर्ट में। फिर अगला है फाउंडर ऑफ कर्नट डायनेस्टी। तो कर्नट डायनेस्टी थी बिहार में, तो इसका फाउंड किसने किया था, इसको किया था नन्य देव ने फाउंड। अच्छा, और इस डायनेस्टी का आखिरी जो है शासक कौन था, तो उसका नाम था हरिसिम्हा। तो आप इन दोनों चीज़ को याद रखिए, क्योंकि पहली बात तो BPSC स्पेशल हम ये पढ़ रहे हैं, और ये बिहार की ही डायनेस्टी है कर्नट, मतलब बिहार में इसने रूल किया था। तो पहला इसका रूलर था, अगर देखें फाउंडर कौन था, तो नन्य देव, और आखिरी कौन था, तो हरिसिम्हा। फिर उसके बाद से है कि फर्स्ट मुस्लिम कनकरर ऑफ बिहार। तो पहला जो कनकरर कौन था, तो था बख्तियार खिलजी। अब बख्तियार खिलजी कौन है, वही है जिसको हमने एंशिएंट में पढ़ा था, जिसने कि नालंदा जो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय था उसको इसने डेमोलिश किया था, डिस्ट्रॉय किया था। तो यही था फर्स्ट मुस्लिम जो कि कनकरर हम कह सकते हैं बिहार का। फिर है कि अगला है ऑर्डर ऑफ किसका, राजनीति है, सॉरी यहाँ पे गलती से रत्नीति हो गया है, तो राजनीति रत्नाकर। राजनीति रत्नाकर का ऑथर कौन है, तो वो है चंडेश्वर। इसको आप याद रखिएगा, चंडेश्वर जो है उन्होंने राजनीति रत्नाकर लिखी है। फिर अगला है ऑथर ऑफ उद्वंत प्रकाश। तो उद्वंत प्रकाश का कौन है ऑथर, तो इसके लेखक हैं मौली कवि। अच्छा, राजनीति रत्नाकर का कौन था, चंडेश्वर, और उद्वंत प्रकाश का कौन है, मौली कवि। तो अब बुक्स के जो नाम है एक दो बार आप अगर इसको पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो ये आपको ज़रूर से ज़रूर हेल्प करेगी पेपर में आपके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 2.5 दिन का झोपड़ा। पहली बात ये है क्या, तो ये है मॉस्क, और बनवाया किसने था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। अच्छा, ये पड़ता कहाँ था, ये पड़ता है अजमेर के पास में, अजमेर में ही पड़ता है 2.5 दिन का झोपड़ा। इट इज़ ए मॉस्क। तुज़ुक-ई-बाबरी ये किसने लिखी है, तो लिखी है बाबर ने। तो बाबर की ऑटोबायोग्राफी है पहली बात तो, और ये किस लैंग्वेज में लिखी गई, तो तुर्की भाषा में जो है किताब को लिखा गया बाय बाबर हिमसेल्फ। फिर अगला है कमांडर ऑफ राणा प्रताप्स आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी।
तो हल्दी घाटी का जो युद्ध था, जो अभी हमने पहले पढ़ा कि अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था, तो उसमें राणा प्रताप की जो आर्मी था उसका कमांडर कौन था? कमांडर चीफ थे उनके हाकिम खान थे। और ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1576 में। फिर अगला है पॉइंट, कैपिटल ऑफ शिवाजी। शिवाजी का जो था वो कहाँ पे थी, इनकी राजधानी कहाँ पड़ती थी? तो थी रायगढ़। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो जो गुलाम वंश था उसका पहला जो शासक कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक भी जो है एक स्लेव हुआ करता था। और किसका ये था? ये था मोहम्मद घोरी का स्लेव। और स्लेव डायनेस्टी की खास बात ये थी कि इनके कई ऐसे रूलर जो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं जो कि एक समय पे स्लेव थे और इनको कई बार ख़रीदा और बेचा गया था। तो उसमें से कुतुबुद्दीन भी एक था। और ये मतलब कि बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र था अपने मालिक का, जो कि था मोहम्मद घोरी। तो इसकी वजह से ये कौन बना? तो पहला रूलर बना कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का। फिर अगला पॉइंट है वो है रूलर ऑफ देवगिरी। देवगिरी का रूलर कौन था जिस समय पे अलाउद्दीन ने वहाँ पे चढ़ाई की, इन्वेजन किया? तो थे रामचंद्र देव। ये सवाल जो है 2-3 बार पूछा गया है बीपीएससी में। तो काफ़ी एक तरीके से फेवरेट क्वेश्चन बोल सकते हैं बीपीएससी का कि रामचंद्र देव जो है वो रूलर थे देवगिरी के, जिस समय पे अलाउद्दीन खिलजी ने इन्वेजन किया था, इन्वेड किया था देवगिरी। तो अच्छा, अब खास बात यहाँ पे यही बनती है, सवाल इस तरीके से आ सकता है कि रामचंद्र कहाँ के रूलर थे? तो वो देवगिरी के रूलर थे। और किसने चढ़ाई की थी? तो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दार उल शफ़ा। दार उल शफ़ा क्या चीज़ है? तो ये हॉस्पिटल हुआ करते थे जो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते थे। और इनको इस्टेब्लिश किसने किया था? तो किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो शफ़ा जो है, शफ़ा से एक मतलब ही हॉस्पिटल होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, वो है परमानेंट सेटलमेंट जो है वो किनके साथ में हुआ करता था? तो ज़मींदार के साथ में। इसी वजह से इसको ज़मींदारी प्रथा भी कहते थे, ज़मींदारी सेटलमेंट, क्योंकि ज़मींदार के साथ में हुआ करता था। इसमें पीजेंट जो कि हैं, जो कि लैंड लेबरर हुआ करते थे, उनसे इनका कोई मतलब नहीं होता था, डायरेक्टली ज़मींदार के साथ में डील किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है इतिमद उद्दौला। इतिमद उद्दौला का जो टोम है आगरा में किसने बनवाया? तो नूरजहाँ ने बनवाया था। नूरजहाँ के फादर थे इतिमद उद्दौला। फिर नेक्स्ट है बटाई। बटाई जो वर्ड है किससे रिलेटेड है? तो बटाई खेत में जनरली होती है, अभी भी हमें देखने को मिलती है यूपी बिहार के कई एरिया में कि बटाई पे अपना खेत दे देते हैं लोगों को करने के लिए, उस पर खेती करने के लिए। कुछ पार्ट उसका वो एज अ फी ले लेते हैं, ये रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। और देखिए कब से चल रहा है, तो ये हम बात कर रहे हैं 1314 AD की। तो 800-900 सालों से ये बात है जो ये चला आ रहा है। फिर अगला है मुहत्सिब। मुहत्सिब क्या चीज़ है? तो मुग़ल जो है शासन में मुहत्सिब क्या चीज़ थी? तो ये थी एन ऑफिस इन चार्ज फॉर पब्लिक मोरल्स। पब्लिक मोरल्स मतलब कि किस तरीके से बिहेवियर होगा लोगों का, ये सब चीज़ों को देखने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफिस था उसका नाम था मुहत्सिब। इसी को मुतासिब भी कहते हैं, यही सेम चीज़। फिर अगला है कॉमन फीचर ऑफ ऑल भक्ति सेंट वॉज दैट। तो जो भक्ति जो हमारे जो कह सकते हैं भक्ति सेंट्स थे, उनमें कॉमन फीचर क्या थी कि किस तरीके से वो लोगों के बीच में उन्होंने अपनी जगह बना पाई। तो उसका कारण ये था क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज में जो उस जगह की जो हुआ करती थी देसी भाषा, उसमें वो अपनी चीज़ों को प्रीच किया करते थे, अपनी बातों को। जैसे कि अगर सपोज अगर हम कहें कोई भी चीज़ संस्कृत में लिखी हुई है तो उसको वो अपने जहाँ की जो लोकल नेटिव लैंग्वेज हुआ करती थी उसमें बताया करते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोग समझे, और जब लोग समझे तो वो बने फॉलोअर्स। तो भक्ति सेंट्स की क्या खास बात थी? ये लोकल लैंग्वेज में मतलब कि जो लोग समझ में आए उस भाषा में अपनी बातों को समझाया करते थे, बताया करते थे। फिर अगला है मदद ई मश। तो मदद ई मश मुग़ल टाइम्स में क्या चीज़ थी? तो ये था कि जो पढ़े लिखे लोग होते थे उनको रेवेन्यू फ्री लैंड देना, मतलब उससे फिर कोई कर नहीं लेगा। मुग़ल जो साम्राज्य था वहाँ से कोई भी वो रेवेन्यू नहीं लेगा। तो रेवेन्यू फ्री लैंड जो है दे अदर लर्नेड पर्सन को, उसको कहते थे मदद ई मश। फिर अगला है दास्तान ई आमिर हमज़ा। तो आमिर हमज़ा के जो दास्तान है, मतलब कि इनकी जो स्टोरीज़ हैं, इसको इलस्ट्रेट किसने किया? तो इसको इलस्ट्रेट किया अब्दुल समद ने। और आमिर हमज़ा हैं कौन? ये प्रॉफेट मोहम्मद के अंकल थे। इनकी जो कहानियाँ हैं उनको इलस्ट्रेशन अगर हम पेंटिंग में देखें तो किसने किया है? तो वो किया है अब्दुल समद ने। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इन द सल्तनत टाइम्स। जो दिल्ली सल्तनत था उस समय पे
हाईएस्ट रूरल अथॉरिटी का डेजिग्नेशन क्या था, उसकी टाइटल क्या था, वो था चौधरी। हमने ऊपर भी देखा था। तो जो विलेज हेडमैन हुआ करता था रूरल अथॉरिटी में रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, वो था चौधरी। विच डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तिमूर। तो जो तैमूर था, तैमूर जब भारत पे आया, उसने जब अटैक किया तो उसके बाद डायनेस्टी कौन से एस्टैब्लिश हुई, तो वो हुई थी सैयद। फिर नेक्स्ट पॉइंट है विच सुल्तान हैज़ मैक्सिमम स्लेव्स इन हिज कोर्ट। ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसके कोर्ट में सबसे ज़्यादा जो है गुलाम स्लेव थे, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। इसकी वजह से इसने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया और जिसका नाम था दीवानी बंदगान। ये भी आप याद रखिएगा। अब बंदगान बंदी से रिलेटेड है, तो आप इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मुगल रूलर विच इशूड फरमान टू हेल्प इंग्लिश इन ट्रेड। ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने कि अंग्रेजों की हेल्प ट्रेड में, फरमान जिसने इशू किया, तो वो था फर्रुखशियार। और वो ईयर कौन सा है, तो है 1717। ये पूछ लेगा, इसको आप याद रखिएगा कि फर्रुखशियार ने क्या किया था, ये फरमान जारी किया था जिसकी वजह से इंग्लिश को जो ट्रेड है उसमें और आसानी हो गई। और वो कब किया था, तो 1717 में किया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है निज़ामुद्दीन औलिया किस सुल्तान से मिलना नहीं चाहते थे, तो उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ तक कि निज़ामुद्दीन ने ये कह दिया था कि अगर सुल्तान एक गेट से एंट्री लेता है तो मैं दूसरे गेट से मैं बाहर निकल जाऊँगा, बट मैं उनसे मिलूँगा नहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है विच रूलर अडॉप्टेड द टाइटल हज़रत ए आला। हज़रत आला किसने लिया था, और बाद में सुल्तान भी उसने टाइटल लिया, तो थे वो वन एंड ओनली शेर शाह सूरी। और इन्हीं की वजह से जो एक ट्रेन चलती है बिहार में जिसका नाम है आला हजरत, तो उसकी वो किसकी वजह से है, तो शेर शाह सूरी। तो इन्होंने क्या टाइटल लिया था, तो हज़रत आला लिया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सुल्तान हु टुक मेजर्स टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स। तो जो फल की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोई किसने मेजर्स लिए थे, तो वो फिरोज शाह था। फिरोज शाह ने ही जो कैनाल्स बनवाए थे ताकि जो इरिगेशन की जो फैसिलिटी है वो इजी हो पाए और पानी बराबर मिल सके, तो वो भी कौन था, तो वो भी फिरोज शाह तुगलक ही था, कैनाल सिस्टम की अगर हम बात करें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है विच सुल्तान एस्टैब्लिश द सिटी वेयर नाउ आगरा इज। जिस अभी जहाँ पे आगरा है उस जगह को एस्टैब्लिश किसने किया था, तो उस सुल्तान का नाम है सिकंदर लोदी। फिर अगला पॉइंट है कि पृथ्वीराज रासो जो किताब है वो किसने लिखी है, तो लिखी है चंद बरदाई ने। फिर अगला पॉइंट है खजुराहो टेम्पल बिल्ट बाय। कोई खजुराहो टेम्पल को किसने बनवाया, खजुराहो के जो मंदिर है उनको बनवाया है चंदेलों ने। फिर नेक्स्ट पॉइंट है विच रूलर ऑफ गोलकोंडा वेज्ड वॉर विद कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय के साथ में किस रूलर ने जो है वो लड़ाई की गोलकोंडा के, तो उसका नाम था कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह वॉज द 5th रूलर। ये भी इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट रूलर नहीं था। तो ऐसा अगर आ जाए लिख के कि कुली कुतुब शाह जो है फाउंडर था, तो नहीं, वो उस गोलकोंडा किंगडम का फाउंडर नहीं था, वो था 5th रूलर जिसने कृष्णदेव के साथ में लड़ाई की। फिर है मशावी, तो मसनवी लिखा है ये, इसको मैं सही कर देता हूँ। तो मसनवी क्या चीज़ थी, तो मसनवी था कंपाइलेशन ऑफ मुस्लिम लॉज बाय बाबर। तो बाबर ने जो मुस्लिम लॉ थे उनको कंपाइल किया था, जिसको नाम पड़ा मसनवी नाम दिया गया। फिर नेक्स्ट है जिहाद। जिहाद जो औरंगज़ेब ने स्टार्ट किया वो क्या था, तो वो था होली वॉर। और ऐसे ही होली वॉर समय वेस्टर्न जो अगर हम देखें तो ब्रिटेन और यूरोपियन में भी देखने को मिलता है, जिनको क्रूसेड्स कहा करते थे, क्रूसेड्स कहा जाता है उनको, रिलीजियस वॉर्स। तो ये भी क्या है, तो जिहाद क्या है, इट इज़ ए होली वॉर। अब नेक्स्ट पॉइंट है राइटर ऑफ तबाकत ए नासिरी। तबाकत ए नासिरी का राइटर कौन है, लिखा किसने है, तो लिखा है मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज ने तबाकत ए नासिरी लिखी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सुल्तान हु मेड अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया, तो ये बनवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट पॉइंट है राइटर ऑफ हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा किसने लिखी, तो लिखी है गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम जो थी वो हुमायूं की बहन थी, तो उन्होंने हुमायूं नामा लिखी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दिल्लीज रेड फोर्ट किसने बनवाया, दिल्ली का जो लाल किला है बनवाया है शाहजहां ने। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कैपिटल था वो क्या हुआ करता था, वो हुआ करता था लाहौर। तो लाहौर से जो है वो चीज़ों को एडमिनिस्टर किया करता था, वो कौन शासक था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक।
फिर उसके बाद से हुमायूं के जो 4 युद्ध हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो क्रोनोलॉजिकली हम पढ़ लेते हैं। तो जो पहला जो युद्ध था ये एज इट इज़ क्वेश्चन आया हुआ है, तो बैटल ऑफ देवरा या फिर देवायर, ये कब हुआ था? 1532 में। और ये किसके खिलाफ हुआ था? तो हुमायूं किसके खिलाफ लड़े थे? तो महमूद लोदी के खिलाफ। और जिसको में जीत किसकी हुई थी? तो हुमायूं की जीत हुई थी। फिर नेक्स्ट जो रूलर जो बैटल जो 2 इंपॉर्टेंट है वो हैं चौसा और कन्नौज के युद्ध। तो चौसा है वो 1539 में हुआ और कन्नौज हुआ 1540 में। और दोनों ही जो युद्ध थे वो शेर शाह सूरी के खिलाफ थे। और दोनों में किसकी जीत हुई? तो शेर शाह सूरी की जीत हुई, जिसकी वजह से बाद में काफ़ी समय के लिए जो हुमायूं था वो गायब भी था, भाग गया था। और उसके बाद से फिर जब शेर शाह सूरी की जब डेथ हो गई तो उसके बाद से फिर बैठा कौन? तो कज़िन बैठा सिकंदर सूर। तो जब ये बैठा तब फिर हुमायूं को मौका दिखा, अपॉर्चुनिटी दिखी। तो फिर जो बैटल हुआ था बैटल ऑफ सरहिंद। तो सरहिंद हुआ था 1555 में, फिर जिसमें जीत हुई थी हुमायूं की। तो ये 4 युद्ध हैं, इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा तो ये याद हो जाएंगे। पहला है देवरा, दूसरा चौसा, कन्नौज, फिर सरहिंद। अच्छा, अब इन दोनों में जीत 2 बार हुई है केवल हुमायूं की, देवरा में और सरहिंद में, और चौसा और कन्नौज में हुमायूं की हुई थी हार। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि लास्ट मुग़ल रूलर जो कि पीकॉक, जो मयूर सिंहासन था, पीकॉक थ्रोन से बैठा था, तो वो था कौन? मोहम्मद शाह। अच्छा, तो ऐसा क्यों? क्योंकि फिर 1539 में नादिर शाह जो है उसने यहाँ पे लड़ाई की, इन्वेड किया, जिसकी वजह से फिर वो लूट के लेते गया था। तो नादिर शाह 1539 में आता है। तो उस समय पे कौन रूल कर रहा था? उस समय मोहम्मद शाह था। फिर अब यहाँ पे कुछ बुक्स हैं, उनके राइटर लिखे हुए हैं, जैसे कि ये दोनों बुक तो एंशेंट की हैं, जैसे कि नागनंदा। नागनंद किसने लिखी है? वो लिखी है हर्षवर्धन ने। और हर्षचरित किसने लिखी है? तो लिखी है बाणभट्ट ने। तुगलकनामा के राइटर कौन है? तो है अमीर खुसरो। फिर है तोहफत उल मुआहिद्दीन। तोहफत उल मुआहिद्दीन किसने लिखा है? तो वो लिखा है राजा राम मोहन रॉय ने। अच्छा, तो ये जो बुक है ये किससे रिलेटेड है? ये मोनोथीस्ट्स। मोनोथीस्ट मतलब कि मोनो मतलब सिंगल, थीस्ट मतलब प्रे, तो मतलब कि मल्टीपल गॉड्स को ना पूजा करके एक भगवान की पूजा को मोनोथीज्म कहते हैं। तो इसमें तोहफत उल मुआहिद्दीन लिखी है, किसने लिखी है? तो राजा राम मोहन रॉय ने लिखी। फिर अगली बुक है नील दर्पण, जिसको लिखा है दीनबंधु ने। तो नील दर्पण किससे रिलेटेड है? कब की है? तो ये इंडिगो जो रिवोल्ट हुआ था, इंडिगो रिवोल्ट हुआ था 1860 में। तो उस समय की किताब है नील दर्पण, दीनबंधु ने लिखी है। तो इसमें वही दिखाया गया कि किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था, और उनमें हार्डशिप दिखाई गई हैं जो पीजेंट्स हुआ करते थे, जो कि अपनी खेतों में जो है नील की खेती करते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लार्ज स्केल खालिसा लैंड। तो को किसके अंडर में डेवलपमेंट हुआ था? तो हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का। खालिसा लैंड क्या होता था? कि खालिसा लैंड होते थे क्राउन के लैंड, मतलब कि ये क्राउन के बिहाफ पे कोई नहीं ओन करेगा, ये डायरेक्टली इसको क्राउन ही करेगा, डायरेक्टली ओन बाय द एम्परर। इनको कहते थे हम खालिसा लैंड। तो खालिसा लैंड नेक्स्ट टाइम ये पूछ लेता है खालिसा लैंड था क्या? तो ये थे क्राउन के लैंड थे। फिर नेक्स्ट है कॉइन्स हैं कुछ, जैसे कि टंका। तो टंका किस मेटेरियल का होता था? तो सिल्वर का हुआ करता था। सेम है शाशगनी, तो शाशगनी भी सिल्वर का होता था। और जो जीतल हुआ करते थे वो कॉपर के हुआ करते थे, इनको आप याद रखिएगा। फिर है 12 मासा। 12 मासा किसने लिखी है? तो लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने इस किताब को लिखा है 12 मासा। फिर है बाबर की जो विक्ट्री है, बैटल ऑफ पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसमें, तो उसका कारण क्या था? तो इसका था मिलिट्री लीडरशिप क्वालिटी, कि जिस तरीके से उसने लीडरशिप दिया अपने सेना को, वो कारण बना जीत का। ऑल्दो जो बाबर की जो सेना थी वो बहुत छोटी थी एज़ कम्पेयर टू जो उसकी जो ओपोनेंट था। ओपोनेंट कौन था? तो था इब्राहिम लोदी। फिर भी उसके बावजूद जो है बाबर की जीत हुई बिकॉज ऑफ मिलिट्री लीडरशिप क्वालिटी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हु इंट्रोड्यूस जब्ती सिस्टम। तो जो जब्ती सिस्टम इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो ये किसके समय पे हुआ था? तो वो हुआ था शेर शाह सूरी के समय में, और इसको एस्टैब्लिश किया था तो राजा टोडरमल ने किया था, जो कि बाद में जाके जो है अकबर के भी नौरत्न में से एक मेंबर बनते हैं। फिर नेक्स्ट है जवाबित। तो जवाबित क्या था? तो ये लॉ ऑफ द स्टेट को जवाबित कहते थे।
फिर है दो अस्पा और सीह अस्पा, ये क्या चीज़ थी? तो ये मनसबदारी जो प्रथा सिस्टम था उसके अंदर जो रैंक दी जाती थी, तो ये रैंक्स हुआ करते थे, दो अस्पा एंड सी अस्पा, और शुरू किए थे किसने किया था? तो इसको शुरू किया था जहांगीर ने। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सरंजमी सिस्टम। तो सरंजमी सिस्टम क्या था? तो ये मराठा के समय पे जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम हुआ करता था उसको हम सरंजमी सिस्टम कहते हैं। तो आई होप ये जो आपको चीज़ें हैं ये समझ में आ रही होंगी। तो इस साथ में हम इस वीडियो के एंड पे आए थे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी आप चैनल को शेयर करें। और जो आपका पेपर होने वाला है 30 सितंबर को, आई होप उसमें आप अच्छा परफॉर्म करें। ऑल द बेस्ट।